नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और पद परिचय की ये जो कक्षा चल रही है हमारी, उसमें मैं जिन जिन व्याकरणिक पदों का, व्याकरणिक कोटियों का आपको परिचय दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वे सारी बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पद परिचय के पाठ में संज्ञा को समझ लिया, सर्वनाम को समझ लिया। आज बारी है विशेषण की, क्योंकि याद करिए आप कि विकारी शब्दों में चार प्रकार के शब्द मैंने आपको बताए थे कि होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अभी हम विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा हमने पढ़ लिया, सर्वनाम हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है। तो किसी वाक्य में विशेषण शब्द का परिचय हम किस तरह प्राप्त करते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं और पूरे विशेषण को हम समझते हैं। विशेषण क्या होता है, विशेषण को हम कैसे पहचानते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण के भाग कितने होते हैं, विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण पर लिंग वचन का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, है ना। तो जब हम इतनी सारी बातों को समझ जाएंगे और फिर हमें यह समझना होगा कि जब हम विशेषण शब्द का पद परिचय बताते हैं तो हमें उसमें क्या क्या बताना होता है। ठीक है, फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ विशेषण। विशेषण विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसकी किसकी विशेषता, ध्यान दीजिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने क्रिया क्यों नहीं कहा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हमें विशेष ढंग से समझना है और वो विशेषण नहीं है, वह क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो वो एक अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण विकारी शब्दों में नहीं है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। इसलिए विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैं अगर कुछ उदाहरण लिखूं, जैसे संजू अच्छा लड़का है, यह लाल गुलाब, यह लाल गुलाब है, वे लोग अच्छे लोग हैं, मैं थोड़ा मोटा व्यक्ति हूं, वह थोड़ा लंबा आदमी है। अब आइए इन उदाहरणों पर हम थोड़ा गौर करें। क्या मैंने लिखा, संजू अच्छा लड़का है। संजू की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। यह लाल गुलाब है, गुलाब की विशेषता क्या है कि वो लाल है। वे लोग अच्छे लोग हैं, उन लोगों की विशेषता क्या है कि वे अच्छे लोग हैं। मैं थोड़ा मोटा व्यक्ति हूं, मेरी विशेषता क्या है कि मैं मोटा हूं। वह थोड़ा लंबा आदमी है, उस आदमी की विशेषता क्या है कि वह थोड़ा लंबा है। अब आप यहां पर यह देखिए कि ये सारी विशेषताएं, संज्ञा की विशेषता, सर्वनाम, यह सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम की विशेषता, वे लोग सर्वनाम की विशेषता, मैं सर्वनाम की विशेषता,
वह थोड़ा लंबा आदमी है। सर्वनाम की विशेषता मतलब कि संज्ञा और शेष जितने भी हैं वो सर्वनाम है। ठीक है, यह लाल गुलाब है, वे लोग अच्छे लोग हैं, मैं थोड़ा मोटा व्यक्ति हूं। अब मैं की जगह पर आप कोई नाम लिख दीजिए कि राम थोड़ा मोटा व्यक्ति है, तो संज्ञा की विशेषता हो गई। वह थोड़ा लंबा आदमी है, संजू थोड़ा लंबा आदमी है, संज्ञा की विशेषता हो गई। मतलब कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। बिल्कुल साफ और सटीक उदाहरण है। ठीक है, परिभाषा है और ये उसके सटीक उदाहरण है। ठीक है, आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहा जाता है। अब देखिए, इसी में देखिए कि ये सारे जो विशेषण है ये क्या बता रहे हैं। ये किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, गुण को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो विशेषण की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये हो गई कि कहीं कहीं पर विशेषण गुणों को व्यक्त करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि मेरे पास 2 लीटर दूध है, तो दूध की विशेषता क्या हो गई कि वो 2 लीटर है ना। तो यहां पर जो 2 लीटर शब्द है, चलिए मैं यहां पर कुछ उदाहरण और लिखता हूं, उससे हम ये समझेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद हम विशेषण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं लिखता हूं मेरे पास 4 पेन है। पहला उदाहरण लिखा। दूसरा मैंने लिखा मुझे कुछ दूध चाहिए। तीसरा मैं लिखता हूं यह लाल गुलाब है। फिर मैं लिखता हूं चौथा, यह घोड़ा बहुत सुंदर है। अब आइए इन 4 उदाहरणों पर बच्चों आप गौर करिए। मैंने 4 जो उदाहरण लिखे हैं वो बिल्कुल 4 तरह की विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं। अब कैसी विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं इसे हम समझते हैं। देखिए, मेरे पास 4 पेन है, मुझे कुछ दूध चाहिए, कुछ दूध, 4 पेन, यह लाल गुलाब है, यह घोड़ा बहुत सुंदर है। अब यहां पर आप देखिए कि पेन की विशेषता क्या है कि वो 4 है। मतलब कि यहां पर जो विशेषता है वह संख्यावाची है। मतलब कि पेन की विशेषता यह है कि पेन अकेला नहीं है, पेन 4 है। मतलब कि पेन की विशेषता संख्या में प्रकट हो रही है। ठीक है, यहां पर संख्या महत्वपूर्ण है। मैंने यहां पर लिख दिया संख्या में विशेषता प्रकट हुई। मुझे कुछ दूध चाहिए, यहां पर दूध की विशेषता है कि मुझे कुछ दूध चाहिए, बहुत दूध नहीं चाहिए, कुछ दूध चाहिए। यानी कि परिमाण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटी, मात्रा। तो यहां पर जो विशेषता है कुछ, वो मात्रा की विशेषता बता रहा है। मतलब कि इस विशेषता की विशेषता यह हो गई कि यह मात्रा प्रदर्शित कर रहा है।
मैंने लिख दिया यहां पर मात्रा, मात्रा या मैंने लिख दिया परिमाण। परिमाण को मात्रा ही कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं क्वांटिटी। यह लाल गुलाब है। लाल जो है गुलाब की विशेषता बता रहा है, मतलब गुलाब के गुण को प्रदर्शित कर रहा है? तो यहां पर जो विशेषण है वह गुण को बता रहा है। यह घोड़ा बहुत सुंदर है, यह घोड़ा बहुत सुंदर है, यानी कि ये जो सर्वनाम है वह घोड़े की विशेषता प्रकट कर रहा है। यह घोड़ा, सारे घोड़े नहीं, यह घोड़ा मतलब सर्वनाम जो है वो घोड़े की, सर्वनाम यहां पर क्या है? यह। तो जब यह घोड़े के साथ लग गया तो घोड़े की विशेषता यह शब्द बता रहा है, मतलब कि ये जो सर्वनाम है यह, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है कि यह घोड़ा, कुछ घोड़े खड़े हैं उसमें यह घोड़ा सुंदर है। तो घोड़े की विशेषता क्या हो गई कि यह घोड़ा, मतलब सर्वनाम यहां पर विशेषण के रूप में आ रहा है, यहां पर मैंने लिख दिया सर्वनाम। अब आप देखिए बच्चों कि इस तरह से अगर आप पहचान करें, विशेषणों की अगर आप पहचान करें, तो एक विशेषण वह विशेषण है जो संख्या दर्शा रहा है, एक विशेषण वह विशेषण है जो मात्रा को दर्शा रहा है, एक विशेषण वह विशेषण है जो गुणों को दर्शा रहा है, और एक विशेषण वह विशेषण है जो सर्वनाम को दर्शा रहा है। मतलब सर्वनाम वहां पर विशेषण बनकर सामने आया है। तो अगर मैं इन उदाहरणों के आधार पर आपसे कहूं कि विशेषण के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो अब तो आपके सामने मामला बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि विशेषण के 1 2 3 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं भाई? तो विशेषण संख्यावाचक हो सकता है, विशेषण परिमाणवाचक हो सकता है, विशेषण गुणवाचक हो सकता है, और विशेषण सर्वनामवाचक। तो हम सर्वनामवाचक नहीं बोलते हैं, उसका एक विशेष नाम दिया गया है और वह है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इन उदाहरणों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि विशेषण के मूल रूप से 1 2 3 4 प्रकार हुआ करते हैं। संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए मैं इनको लिखता हूं और फिर हम विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला हमने मान लिया गुणवाचक, दूसरा हमने कहा संख्यावाचक, तीसरा हमने कहा परिमाणवाचक, चौथा हमने कहा सार्वनामिक। अब देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 विशेषण प्रमुख विशेषण हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? अब आइए बच्चों, हम एक एक प्रकार को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण, इसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिखने जा रहा हूं। वह काला घोड़ा है, वे सुंदर लोग
छोटे घर में रहते हैं राम गोरा लड़का है। चार चार उदाहरणों पे हम नजर डालेंगे बच्चों, क्योंकि अगर अधिक उदाहरण हम यहाँ पर लिखने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा, हम अपनी समय सीमा से आगे चले जाएंगे। इन उदाहरणों पर आप विचार करिए। वह काला घोड़ा है, वे सुंदर लोग हैं, हम छोटे घर में रहते हैं, राम गोरा लड़का है। अब आप ये देखिए कि काला, सुंदर, छोटे और गोरा, ये जो विशेषण का जो प्रकार है, ये प्रकार जिसके बारे में भी बात कर रहा है उसके गुणों को प्रकट कर रहा है। घोड़े का गुण क्या है कि घोड़ा काला है, लोगों का गुण क्या है कि लोग सुंदर हैं, घर का गुण क्या है कि घर छोटा है, लड़के का गुण क्या है कि वो गोरा है। तो जो गुणवाचक विशेषण है वह जिसकी विशेषता बताता है उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। अब वो गुण कुछ भी हो सकते हैं, रंग हो सकता है, उसकी आकृति हो सकती है, उसकी खुशबू हो सकती है ना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई हो सकती है, उसकी अच्छाई हो सकती है ना। तो ये गुण हो सकते हैं। अब ये गुण अच्छे भी हो सकते हैं, ये गुण बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, राम बुरा लड़का है तो बुरा उसका गुण है, बुराई उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। फिर आप गुणवाचक में ये नहीं कहेंगे कि अच्छा गुण और बुरा गुण, ऐसा इसका जो विभाजन है, उपविभाजन ऐसा नहीं किया गया है। यह सब कुछ गुण है, चाहे वह सकारात्मक गुण हो चाहे वह नकारात्मक गुण हो। तो विशेषण का जो पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, वो आपके सामने है। और अगर आपको इससे अधिक जानना है तो आप अपने व्याकरण की किताब का प्रयोग करें, वहां पर ढेर सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण पहले से दिए हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण पर और इसे समझने की कोशिश करते हैं। संख्यावाचक विशेषण, मैं यहां पर आपको बता दूं बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्यावाची, और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची, आप तो बच्चों नाम से ही समझ गए होंगे कि वह विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता हो, अगर वह संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा, अगर वह संख्या अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। अब आइए हम इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मेरे पास 3 पेन है, कक्षा में कुछ कुर्सियां हैं, घर में कुल 10 दरवाजे हैं, रसोई में अनेक थालियां हैं। अब आइए बच्चों हम इन उदाहरणों पर विचार करें। मेरे पास 3 पेन है, निश्चित संख्या है, पेन की संख्या 3 है। मेरी कक्षा में कुछ कुर्सियां हैं। कुर्सियों को हम गिन सकते हैं,
उसकी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर अस्पष्ट संख्या है, ठीक है, संख्या नहीं दिया हुआ है। घर में कुल 10 दरवाजे हैं, दरवाजों की संख्या दी हुई है, दरवाजे की विशेषता है कि वे 10 हैं, ठीक है। रसोई में अनेक थालियां हैं। अब आप इन उदाहरणों पर विचार करिए, विचार करिए, देखिए, आप देखेंगे कि पेन संज्ञा है, कुर्सियां संज्ञा है, 10 दरवाजे हैं संज्ञा है, अनेक थालियां हैं संज्ञा है। तो जब हम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, गिन सकते हैं हम, है ना, 1 2 3 4, जब गिनने की बात आती है, जब हम चीजों को गिन पाते हैं तो उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जब ये संख्या निश्चित होती है तो उसे निश्चित संख्यावाची कहते हैं, और जब यह संख्या अनिश्चित होती है तो उसे अनिश्चित संख्यावाची कहते हैं। अब इसमें आप निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की पहचान कीजिए। मेरे पास 3 पेन हैं, क्या है ये? निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण। कक्षा में कुछ कुर्सियां हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, क्योंकि कुर्सियों की संख्या निश्चित नहीं है, कुछ कुर्सियां हैं। घर में कुल 10 दरवाजे हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण, क्योंकि 10 दरवाजे हम गिन सकते हैं, निश्चित है। रसोई में अनेक थालियां हैं, थालियों को हम गिन सकते हैं, लेकिन थालियों की संख्या निश्चित नहीं है, अनेक थालियां हैं, अनिश्चित संख्यावाची। इस तरह से विशेषण का जो दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, उसे हम निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची 2 उपभेदों में बांटते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल ऐसा ही मामला परिमाणवाचक विशेषण में भी है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? मैं कुछ उदाहरण यहां पर लिखता हूं और आप उससे समझिए। अब इन 4 उदाहरणों पर आइए हम फिर गंभीरता से गौर करते हैं। इनके जो विशेषण है, इनमें जिन विशेषणों का हमने प्रयोग किया है वे क्या कहते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं बच्चों। आप देखिए, मेरी गाय खूब दूध देती है। दूध की विशेषता क्या हो गई? खूब दूध। मुझे 2 किलो चीनी दो। चीनी की विशेषता क्या है कि वो 2 किलो है। थोड़ा तेल लेकर आओ। तेल की विशेषता क्या है कि थोड़ा तेल लेकर आओ। 1 पाव पेट्रोल खरीदो। ठीक। अब आप देखिए, यहां पर मैंने जिन चीजों की बात की है उसे गिना नहीं जा सकता। याद कीजिए कि जब मैं संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा था तो वहां पर चीजों को हम गिन सकते थे। 4 पेंसिल, कुछ कुर्सियां, कुछ थाली, 10 चम्मच। तो जो
अस्पष्ट था, जिनकी संख्या नहीं मालूम थी वो अनिश्चित संख्यावाची हो गया, और जिसकी संख्या मालूम थी वह संख्यावाची विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इन चीजों को गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि दूध को गिनिए, कितना दूध है, आप गिन पाएंगे? दूध को कैसे गिनेंगे? तो दूध को हम क्वांटिटी यानी परिमाण यानी मात्रा से ज्ञात करते हैं कि दूध की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो खूब दूध देती है, यहां पर दूध की मात्रा मालूम है लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कितना दूध देती है, खूब दूध देती है, तो ये परिमाणवाची विशेषण है लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कितना दूध देती है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। मुझे 2 किलो चीनी दो। चीनी को भी हम गिन नहीं सकते, चीनी की मात्रा अगर हमें जाननी है तो चीनी को तौलना पड़ेगा, 1 किलो 2 किलो। तो मुझे थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, अनिश्चित परिमाणवाची, लेकिन मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, निश्चित परिमाणवाची। मुझे 2 किलो चीनी दो, निश्चित परिमाणवाची। थोड़ा तेल लेकर आओ, तेल की मात्रा हम नापते हैं, तेल को जोखते हैं, और उसके बाद थोड़ा तेल लेकर आओ, मात्रा निश्चित नहीं है, कितना तेल, 1 कटोरी 2 कटोरी 1 लीटर 2 लीटर 100 ग्राम 50 ग्राम, कितना, मात्रा निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक। 1 पाव पेट्रोल खरीदो, पेट्रोल की संख्या निश्चित है, पेट्रोल का माप निश्चित है, माफ करिएगा, संख्या नहीं, माप कि 1 पाव पेट्रोल, तो ये निश्चित परिमाणवाची है। तो इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के माप और तौल को प्रदर्शित करता है। माप और तौल, ये शब्द याद रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण हुआ करता है जो संज्ञा या सर्वनाम का माप या तौल प्रदर्शित करता है, और इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए इसे हम विशेष तौर पर समझते हैं। तो परिमाणवाचक की हमने 2 विशेषताएं देख ली बच्चों, एक निश्चित परिमाणवाची और एक अनिश्चित परिमाणवाची। मैंने जो इससे पहले आपको जो उदाहरण दिए उसमें तो बिल्कुल मामला आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब आइए मैं इन दोनों के 2 उदाहरण आपको देता हूं। निश्चित परिमाणवाची, 5 लीटर तेल दो, 2 किलो चीनी खरीदो। अनिश्चित परिमाणवाची, कुछ आलू ले लो, थोड़ा मक्खन खरीद लो। अब देखिए बच्चों, इन चारों उदाहरणों में जो आपको मुख्य बात समझ में आएगी वो ये कि इन चारों उदाहरणों में मैं तेल, चीनी, आलू और मक्खन की बात कर रहा हूं। इसे हम गिन कर नहीं खरीदते हैं, इसे हम तौल कर खरीदते हैं। 4 आलू दीजिए, ऐसा हम नहीं खरीदते हैं।
4 मक्खन दीजिए, ऐसा हम नहीं खरीदते हैं। तौल के या माप के हम खरीदते हैं, इसलिए ये परिमाणवाची हो गया। और अगर यहां पर तौल की संख्या निश्चित है, 5 लीटर तेल दो, 5 लीटर निश्चित, बिल्कुल बात हो गई। 2 किलो चीनी खरीदो, निश्चित बात हो गई, निश्चित परिमाणवाची। कुछ आलू, कुछ, थोड़ा मक्खन, थोड़ा, है ना, तो कुछ आलू थोड़ा मक्खन निश्चित नहीं है, इसलिए ये परिमाणवाचक तो है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहां पर हमने 3 भेदों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आइए हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको सजग होना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग अगर इधर उधर कहीं दौड़ धूप कर रहा है तो थोड़ा सा उसे समेट लीजिए, बटोर लीजिए, यहां पर लाइए। ये तो थोड़ा आसान था कि संख्यावाचक से हमने समझ लिया कि वो क्या है, यहां पर हमने परिमाणवाचक समझ लिया कि वो मात्रा है, निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक, अगर निश्चित संख्या वाली बात हो गई तो निश्चित संख्यावाची, और अगर अनिश्चित संख्या वाली बात होगी तो अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाचक जिन्हें हम गिन सकते हैं, परिमाणवाचक जिन्हें हम तौल सकते हैं। ठीक है, यहां मत कहिएगा कि सर यहां भी तो 5 लीटर गिनती ही हुई, नहीं, चीजों को गिनने की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर हम मात्राओं को गिन रहे हैं, कितनी मात्रा है ना, तो इसलिए आप यहां पर भ्रमित मत होइएगा। आप समझ जाइएगा कि तौलने की बात हो रही है तो परिमाणवाचक, तौलने मापने की बात हो रही है परिमाणवाचक, और अगर हम गिन सकने की बात कर रहे हैं, 3 स्केच है मेरे पास, संख्यावाची विशेषण। मैंने थोड़ा सा स्केच रखा है अनिश्चित संख्यावाचक, मैंने थोड़ी चाय पी ली है, अनिश्चित परिमाणवाची, मैंने 2 कप चाय पी है, निश्चित परिमाणवाची। तो बच्चों अब हम आइए सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। जब कोई सर्वनाम, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कह रहा हूं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है और वो इस तरह आता है कि वह सर्वनाम ही उस संज्ञा की विशेषता बताता है। फिर से सुनिए, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है और वह सर्वनाम ही उस संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वहां पर वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चलिए मैं कुछ उदाहरण लिखकर आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, यह पुस्तक गीता की है। मेरी अध्यापिका रायपुर की है। उसकी बहन शिक्षिका है। वह घोड़ा फुर्तीला है। यह शहर सुंदर है। अब देखिए, इन 5 उदाहरणों पर आप गौर करिए बच्चों। यह पुस्तक, मेरी अध्यापिका, उसकी बहन, वह घोड़ा, यह शहर। मतलब कि इन उदाहरणों में आप देखिए कि पुस्तक, अध्यापिका, बहन,
घोड़ा और शहर संज्ञा है, ठीक है। और इस संज्ञा के ठीक सामने सर्वनाम शब्द हैं, यह, मेरी, उसकी, वह, यह। तो यहां पर जो सर्वनाम है बच्चों, वो इस संज्ञा को विशेष बनाता है। कैसे विशेष बनाता है? पुस्तक। कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। पुस्तक की विशेषता क्या हुई? यह पुस्तक, सभी पुस्तक नहीं, यह पुस्तक। मतलब यह सर्वनाम इस पुस्तक की विशेषता बता रहा है। अध्यापिका, कौन सी अध्यापिका? मेरी अध्यापिका। तो अध्यापिका की विशेषता क्या हो गई कि वह मेरी अध्यापिका है जो रायपुर की है, ठीक। बहन, किसकी बहन? उसकी बहन, मतलब कि सभी बहनें नहीं, उसकी बहन शिक्षिका है। तो बहन की विशेषता यह सर्वनाम बता रहा है, बहन को विशेष बना दिया उसने, उसकी बहन। घोड़ा फुर्तीला है, कौन सा घोड़ा? वह घोड़ा। मतलब ये जो वह है इस घोड़े की विशेषता बता रहा है, सारे घोड़े नहीं, वह घोड़ा। यानी कि ये जो सर्वनाम है इस घोड़े की विशेषता बता रहा है। यह शहर, सारे शहर नहीं, यह शहर सुंदर है, मेरा शहर सुंदर है, ठीक है। तो सारे शहर सुंदर नहीं है, शहर की विशेषता क्या है कि वो मेरा शहर है, मेरा शहर सुंदर है। शहर की विशेषता क्या है कि यह शहर सुंदर है। तो आप देखिए कि यहां पर 1 2 3 4 5 सर्वनाम मैंने लिखे। ये पांचों सर्वनाम पुस्तक, अध्यापिका, बहन, घोड़ा और शहर, इनकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले जुड़े, देखिए संज्ञा से पहले, 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 वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले जुड़ता है और संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। समझ में आ गई बात? फिर से दोहरा दूं एक बार। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले जुड़ता है और उस संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। देखिए सार्वनामिक लिखना भी सीख लीजिए, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से ही सार्वनामिक बना है। अब एक और बात समझिए बच्चों, सार्वनामिक विशेषण कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है। कभी कभी हम निश्चयवाचक सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण समझ लेते हैं। बहुत बारीक सा अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम, पिछला पाठ याद करिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी सर्वनाम से किसी बात की निश्चितता प्रमाणित होती है कि हाँ ये बात निश्चित रूप से यही है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते थे। सर्वनाम से किसी बात की निश्चितता प्रकट होती हो, ठीक है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण की जब हम बात करेंगे, सार्वनामिक विशेषण की जब बात करेंगे, तो यहां पर सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है और उस संज्ञा की विशेषता बताता है। तो दो बारीक सा अंतर है कि कब निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो पहले अभी हमने सार्वनामिक विशेषण यहां पर समझा, चलिए मैं सार्वनामिक विशेषण को निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे बनेगा वो मैं करके दिखाता हूं। देखिए यह पुस्तक गीता की है, वह घर शीला का है। इन दो उदाहरणों से मैं आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, और याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह पुस्तक गीता की है, वह घर शीला का है।
यहां पर आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्वनाम है यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है, यह पुस्तक। यहां पर वह सर्वनाम घर की विशेषता बता रहा है, वह घर। ठीक है, तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा की विशेषता बताता है तो ये दोनों हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी वाक्य को एक दूसरे तरह से लिखता हूं यहां पर। इसी वाक्य को मैं दूसरे तरह से लिखता हूं। यह गीता की पुस्तक है, और इसे मैं दूसरे तरह से लिखता हूं, वह शीला का घर है। अब बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिए कि आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो सार्वनामिक होता है। सर यहां पे भी तो सर्वनाम संज्ञा से पहले आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि मैंने दूसरी ही पंक्ति ये बोली थी कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आता है और उस सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन ये जो नीले से मैंने लिखा है वहां पर देखिए कि ये जो सर्वनाम है ये गीता यानी संज्ञा से पहले आ रहा है, लेकिन ये सर्वनाम गीता की विशेषता नहीं बता रहा है, यह गीता की पुस्तक है। समझ रहे हैं आप? ये इस बात को निश्चित कर रहा है कि ये गीता की पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह शीला का घर है, ये जो वह शब्द जो है वह शीला का घर है। सर्वनाम जो है वो निश्चित कर रहा है कि वह शीला का घर है, बिल्कुल निश्चित प्रामाणिक जानकारी दे रहा है। यह गीता की पुस्तक है, वह शीला का घर है, बिल्कुल निश्चित बात कर रहा है। तो जब सर्वनाम कोई निश्चित बात कहता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अक्सर बच्चे इस बात में भूल कर देते हैं, जैसे ही सार्वनामिक जैसे ही वे देखते हैं कि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगा है तुरंत बता देते हैं कि सार्वनामिक है। नहीं, दो बातें याद रखिए कि सर्वनाम है, संज्ञा से पहले लगा है और उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यह पुस्तक गीता की है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है। यह घर शीला का है, तो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता दिया। लेकिन इन दोनों में निश्चित कर रहा है कि ये गीता की पुस्तक है, वह शीला का घर है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया और ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपको? अगर नहीं समझ में आई तो आप ढेरों उदाहरण हल करिए, उससे आपको और बात समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, व्हाट्सएप में मुझसे बात करिएगा, फोन पे बात करिएगा, हम फिर से इससे समझ लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि इन उदाहरणों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्रयास करिए, आप बना लेंगे। अब देखिए विशेषण में 2-3 बातें और रह जाती हैं बच्चों, उसे हम समझते हैं। देखिए जब भी हम विशेषण पढ़ते हैं बच्चों तो उनमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक शब्द जो विशेषता बताता है और वह शब्द, एक शब्द वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, मैं एक उदाहरण लिखता हूं, उसे समझिए। राम एक होनहार छात्र है। मोहन शानदार बालक है। अब यहां पर देखिए एक शब्द होगा जो विशेषता बता रहा है और एक शब्द है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है।
होनहार छात्र विशेषता है। किसकी विशेषता है? राम की, कि राम होनहार छात्र है। शानदार बालक किसकी विशेषता है? मोहन की। तो एक शब्द जो है होनहार छात्र, शानदार बालक, ये विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो राम संज्ञा की और यहां पर मोहन संज्ञा की। दो बातें आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, एक जिसकी विशेषता बताई जा रही है और एक जो विशेषता बताई जा रही है। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है, विशेषण और दूसरा विशेष्य। इस शब्द को बहुत अच्छे से बहुत दिमाग में बैठा लीजिए। परीक्षा में प्रश्न आता ही है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण और विशेष्य छांटिए। तो विशेषण क्या है यहां पर? होनहार छात्र, शानदार बालक। होनहार छात्र और दूसरे वाक्य में है शानदार बालक। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। राम और मोहन, राम और मोहन। तो आप अब समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य में विशेषण दिखाई देता है तो जो शब्द विशेषण को प्रकट करता है वह विशेषण होता है, और वह जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण प्रकट कर रहा है वह संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक ही पंक्ति दे देगा, इसमें विशेषण और विशेष्य छांटिए। तो जो विशेषण है वो आप विशेषण के लिए लिख देंगे, और जिसका विशेषण है, जिसका विशेषण बताया जा रहा है वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है बच्चों? तो विशेषण और विशेष्य, यहां तक हम आज समझते हैं। अभी देखिए विशेषण खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें विशेषणों की तुलना करनी है, अभी हमें प्रविशेषण भी समझना है ना? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इसे हम सीखेंगे और कुछ और बातें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज बहुत समय हो गया है, मैंने आपका आज फिर समय ले लिया। तो भाई अब ये एक उत्पादक समय है ना? तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, जिज्ञासा आपकी बनी होगी कि अगले पीरियड में, अगली कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी ओर से थोड़ी मेहनत करिए, कुछ उदाहरणों को आप बनाइए, सीखिए। कहीं कोई कठिनाई आती है तो मुझसे पूछिए। इस कक्षा में इतना ही। नमस्कार।